हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि आप सब अच्छे स्वस्थ और मस्त होंगे और आप सबकी बिहार शिक्षक भर्ती की तैयारी बेहतरीन चल रही होगी। आज की इस वीडियो में पढ़ेंगे दोस्तों, गणित के महत्वपूर्ण सवालों को डिस्कस करेंगे, जैसा कि बीपीएससी टीआरई 2 में पूछे जाने की पूरी संभावना है। तो वीडियो को बिना स्किप किए अंत तक जरूर देखिएगा। यदि दोस्तों आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, साथ ही साथ एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं यहाँ पे पहले प्रश्न से। पहला प्रश्न है दोस्तों, 12 सेंटीमीटर गुणते 4 सेंटीमीटर गुणते 3 सेंटीमीटर की आयताकार डिबिया में अधिक से अधिक कितनी लंबाई की सुई रखी जा सकती है। तो दोस्तों यहाँ पे एक आयताकार डिबिया है, इसमें सबसे बड़ी सुई की लंबाई जो है कैसी रखी जा सकती है, बिकड़ के अनुसार जो है सबसे बड़ी लंबाई रखी जा सकती है सुई की। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, इस आयताकार डिबिया का क्या निकालेंगे, बिकड़ निकालेंगे। तो आयताकार डिबिया दोस्तों यहाँ पे घनाभ के आकार का है, तो घनाभ का बिकड़ होता है करड़ी में लंबाई का स्क्वायर प्लस चौड़ाई का स्क्वायर प्लस ऊंचाई का स्क्वायर। तो यहाँ पे दोस्तों लंबाई 12 सेंटीमीटर, चौड़ाई 4 सेंटीमीटर, ऊंचाई 3 सेंटीमीटर दिया है। इसी फॉर्मूला में रखेंगे दोस्तों, हल करेंगे दोस्तों, कितना आएगा, करड़ी में 169 आ जाएगा, 169 का वर्गमूल निकालेंगे तो 13 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो अभीष्ट सुई की लंबाई कितनी होगी, 13 सेंटीमीटर, इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला सवाल है दोस्तों, एक घनाभाकार बर्तन 10 मीटर लंबा और 8 मीटर चौड़ा है, इसको कितना ऊंचा बनाया जाए कि इसमें 380 घन मीटर द्रव आ सके। तो इस घनाभाकार बर्तन का दोस्तों आयतन दिया है 380 घन मीटर। तो हम क्या करेंगे दोस्तों, इसमें दोस्तों जो बर्तन का आयतन होगा वो द्रव के आयतन के क्या होगा, बराबर होगा। तो द्रव का आयतन निकालने के लिए दोस्तों सूत्र लगाएंगे, लंबाई गुणते चौड़ाई गुणते ऊंचाई, और बराबर आयतन दिया है 380 घन मीटर। लंबाई का मान रखेंगे दोस्तों 10, चौड़ाई का मान रखेंगे 8, ऊंचाई दोस्तों पूछ रहा है, इसी h का मान निकालेंगे। तो h का मान निकालेंगे दोस्तों, कितना हो जाएगा, 380 बटा 10 गुणते 8 हो जाएगा। सॉल्व करेंगे दोस्तों, कितना आ जाएगा, 4.75 मीटर, इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला सवाल है दोस्तों, ये आंकड़ा दिया हुआ है, इस आंकड़े की हमें बताना है बहुलक बताना है। बहुलक कैसे निकालते हैं दोस्तों, बहुलक निकालने के लिए हम देखेंगे इसमें कौन सी संख्या सबसे ज़्यादा बार आई है, वही बहुलक हो जाएगा। तो दोस्तों हम इसमें देखते हैं 25 जो है सबसे ज़्यादा बार आया है। 25 की बारंबारता यहाँ पे क्या है, 4, इसका मतलब 25 4 बार आया है। तो इस आंकड़े का बहुलक कितना हो जाएगा, 25 इसका दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा। अगला सवाल है दोस्तों, किसी कारण 12 खराब पेन को 132 अच्छे पेनों में मिला दिए गए। यदि एक पेन यादृच्छा चुना जाता है तो अच्छे पेन होने की प्रायिकता बताइए। यहाँ पे दोस्तों पहले 132 पेन जो है अच्छा था, अब इसमें क्या कर दिया गया, 12 पेन जो है मिला दिया गया। तो मिलाने के बाद कुल पेनों की संख्या कितनी हो गई, 144। अब पूछ रहा है अच्छे पेन होने की प्रायिकता बताइए। तो 144 में अच्छा पेन कितना है, 132 है। तो अच्छे पेन की प्रायिकता कितनी हो जाएगी, 132 बटा 144। इसको दोस्तों काटेंगे, कितनी बार जाएगा, 11 बटा 12 अच्छे पेन होने की प्रायिकता हो जाएगी। अगला सवाल है दोस्तों, किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है। इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगते हैं, जबकि इसी मैदान का एक चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट का समय लगता है। मान लीजिए वे दोनों एक ही स्थान और एक ही समय पर चलना प्रारंभ करते हैं और एक ही दिशा में चलते हैं, तो कितने समय बाद वे दोनों पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। ऐसे सवालों को दोस्तों कैसे लगाया जाएगा, जब दोस्तों पुनः एक स्थान पर मिलने की बात करें तो हमेशा लसा निकालते हैं। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, 18 और 12 का क्या कर देंगे, लसा निकाल देंगे। तो 18 और 12 का लसा निकालेंगे दोस्तों, कितना आएगा, 36। तो 36 मिनट बाद सोनिया और रवि प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। अगला सवाल है दोस्तों, वह सबसे बड़ी संख्या बताइए जिससे 70 तथा 125 को विभाजित करने पर क्रमशः शेषफल 5 और 8 प्राप्त हो। तो सबसे पहले क्या करेंगे दोस्तों, 70 में 5 को घटा देंगे, 125 को 8 से घटा देंगे, जितना आएगा उन दोनों का मसा निकाल देंगे, यही इसका सही उत्तर हो जाएगा। तो दोस्तों 70 में 5 घटाएंगे 65 आएगा, 125 में 8 घटाएंगे तो 117 आ जाएगा। 65 और 117 का मसा निकाल देंगे दोस्तों, वही इसका सही उत्तर हो जाएगा। तो इसका मसा कितना आएगा, 13 जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला सवाल है दोस्तों,
यदि बहुपद x पे घाते 3 माइनस ए एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 3 का एक शून्यक a है तो a का मान बताइए। तो दोस्तों x का मान कितना दिया है, a दिया हुआ है, और शून्यक ज्ञात करने के लिए बहुपद के बराबर क्या करते हैं, 0 लिख देते हैं। तो इसी x का मान a इसी बहुपद में रखेंगे। तो x का मान a इस बहुपद में रखने पर दोस्तों इसको सॉल्व करेंगे, कितना आ जाएगा, a का मान -3 आएगा। तो a का मान -3 इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला सवाल है दोस्तों, द्विघात समीकरण 7x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 बराबर 0 के मूलों के लक्षण बताइए। दोस्तों मूलों का लक्षण ज्ञात करने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, इनका द्विघात के मानक समीकरण से तुलना करेंगे और a b c का मान निकालेंगे। तो a का मान आ जाएगा 7, b का मान -3, c का मान आ जाएगा 2। तो दोस्तों मूलों का लक्षण पता करने के लिए इसका क्या निकालेंगे, विवित्तीकर। तो विवित्तीकर का सूत्र होता है दोस्तों b स्क्वायर माइनस 4ac। इसी सूत्र में मान रखेंगे। मान रखने पर दोस्तों इसका मान कितना आया, -47 आया, जो कि ऋणात्मक है। तो जब विवित्तीकर का मान दोस्तों माइनस में आता है तो दिए गए समीकरण के मूल कैसे होते हैं, काल्पनिक होते हैं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा मूल काल्पनिक होंगे। अगला सवाल है दोस्तों, दो समरूप त्रिभुजों की भुजाएं 4 और 9 के अनुपात में हैं, इन त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात बताइए। दोस्तों जब दो त्रिभुज समरूप होते हैं तो इनके क्षेत्रफल का जो अनुपात होता है इनकी संगत भुजा के वर्गों के अनुपात के बराबर होता है। तो यहाँ पे दोस्तों भुजा का अनुपात दिया है 4/9, तो यहाँ रखेंगे 4 का स्क्वायर बटे कितना, 9 का स्क्वायर। हल करेंगे दोस्तों कितना आ जाएगा, 16:81। तो 16:81 इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला सवाल है दोस्तों, एक खेल के मैदान में 3 मीटर और 8 मीटर लंबे 2 खंभे खड़े किए गए हैं। इधर दोस्तों 3 मीटर लंबा ये खंभा हो गया और ये 8 मीटर लंबा खंभा हमने यहाँ खड़ा कर दिया। इन खंभों के निचले सिरों के बीच की दूरी 12 मीटर है। निचला सिरा दोस्तों यहाँ पे कितना है, इन दोनों के निचले सिरों के बीच की दूरी 12 मीटर है। तो यहाँ कितना हो गया, 12 मीटर। उनके ऊपरी सिरों के बीच की दूरी बताइए। ऊपरी सिरा दोस्तों इसका ऊपरी सिरा ये हो गया और इसका ऊपरी सिरा ये हो गया, इनके बीच की दूरी पूछ रहा है, यही दूरी हमसे पूछ रहा है। कैसे लगाएंगे दोस्तों, सबसे पहले हम यहाँ क्या करेंगे, ये 12 मीटर है दोस्तों, तो ये भी 12 मीटर हो जाएगा। और ये 3 मीटर है तो ये कितना हो जाएगा, 3 मीटर हो जाएगा। पूरी लंबाई 8 है तो ये वाले कितनी बचेगी, 5 मीटर बचेगा। जब दोस्तों ये 5 हो गया और ये कितना हो गया, 12 मीटर हो गया। तो हम AC की लंबाई निकालना है दोस्तों, तो ये बन रहा है एक समकोण त्रिभुज। पाइथागोरस प्रमेय से लगाएंगे दोस्तों तो AC का मान कितना आ जाएगा, 13 मीटर आ जाएगा। कितना आएगा, 13 मीटर। उनके ऊपरी सिरों के बीच की दूरी कितनी होगी, 13 मीटर। इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला सवाल है दोस्तों, चित्र में ABCD एक वर्ग है। यदि AC बराबर 20 करड़ी 2 सेंटीमीटर हो तो त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल बताइए। कैसे निकालेंगे दोस्तों, सबसे पहले हम वर्ग की भुजा पता कर लेते हैं। तो वर्ग का विकर्ण होता है, भुजा करड़ी में 2 होता है, और विकर्ण दिया है कितना दोस्तों, 20 करड़ी में 2 दिया है। तो करड़ी 2 कैंसिल हो जाएगा। तो भुजा का मान कितना आएगा दोस्तों, भुजा का मान आ गया 20 सेंटीमीटर। अब हम वर्ग का क्षेत्रफल निकाल लेते हैं। तो वर्ग का क्षेत्रफल निकालने के लिए दोस्तों सूत्र लगाते हैं भुजा का स्क्वायर। तो 20 गुणित 20 कितना हो जाएगा, 400 वर्ग सेंटीमीटर। ये वर्ग ABCD का क्षेत्रफल हो गया। अब हमसे दोस्तों पूछ रहा है कि त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल बताइए। इतने का क्षेत्रफल पूछ रहा है, पूरा क्षेत्रफल आया है दोस्तों 400। तो ये त्रिभुज ABC जो है आधा मान है, तो 400 का आधा कर देंगे दोस्तों, कितना आ जाएगा, 200 वर्ग सेंटीमीटर। ये त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल हो जाएगा। अगला सवाल है दोस्तों, साइन 15 अंश बटे कॉस 75 अंश का मान कितना होगा। कैसे लगाएंगे दोस्तों, सबसे पहले हम 15 75 को जोड़ते हैं, देखते हैं 90 आता है या नहीं। जोड़ने पर दोस्तों 90 आ गया। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, किसी एक वैल्यू को हम न्यून कोण बना लेंगे। तो चलिए हम साइन की वैल्यू को न्यून कोण बना लेते हैं। 90 में दोस्तों कितना घटाएंगे, 15 अंश आ जाएगा 75। तो 15 अंश की जगह लिखेंगे 90 माइनस 75 बटे कॉस 75 अंश। सूत्र लगाएंगे दोस्तों, साइन 90 माइनस थीटा होता है कॉस थीटा, और थीटा की जगह दिया है 75। कॉस 75 बटे कॉस 75 कैंसिल हो जाएगा, कितना आएगा, 1 आएगा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 1। अगला सवाल है दोस्तों, चित्र में वृत्त के लघुचाप PQ की माप दिया है 100 डिग्री। दीर्घ चाप का मान रेडियन में कितना होगा। यहाँ पे दोस्तों दीर्घ चाप पूछ रहा है, मतलब ये बड़े वाले चाप का मान तुमसे रेडियन में पूछ रहा है। कैसे निकालेंगे दोस्तों, सबसे पहले हम बड़े चाप का कोण निकाल लेते हैं।
पूरा कोण होता है दोस्तों 360 अंश, और 360 में 100 को घटा देंगे कितना आएगा 260 अंश आ जाएगा। अब रेडियन में पूछ रहा है दोस्तों, तो कोण को रेडियन बदलने के लिए पाई बटा 180 से गुणा कर देते हैं। हल करेंगे दोस्तों कितना आ जाएगा 13 पाई बटा 9 रेडियन इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला सवाल है दोस्तों, एक वर्गाकार लोहे की चद्दर की भुजा 7 मीटर है, इसमें से बड़ा सा बड़ा वृत्ताकार टुकड़ा काट लिया गया है, इस टुकड़े का क्षेत्रफल बताइए और यह भी बताइए कि लोहे का कितना भाग क्षेत्रफल शेष रह गया है। कैसे निकालेंगे दोस्तों, सबसे पहले यहाँ पे देखिएगा ये एक वर्ग है, ये लोहे की एक चद्दर है दोस्तों और इसकी भुजा दिया है 7 मीटर, तो इसका क्षेत्रफल अगर निकालेंगे दोस्तों तो कितना हो जाएगा 7 49 वर्ग मीटर हो जाएगा। और इस वृत्त का क्षेत्रफल कैसे निकलेगा, जब वृत्त की त्रिज्या हमें पता चल जाए तो क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे दोस्तों देखिएगा अगर हम इसको यहाँ से मिला दें तो ये वृत्त का व्यास हो जाएगा, वृत्त का व्यास हो जाएगा और इसकी लंबाई कितना है 7 मीटर है, तो वृत्त का व्यास कितना हो गया यहाँ पे 7 मीटर हो गया। तो वृत्त की त्रिज्या कितनी हो जाएगी दोस्तों 7/2 मीटर, ये वृत्त की त्रिज्या हो गई। अब हम क्या करते हैं दोस्तों, वृत्त का क्षेत्रफल निकाल लेते हैं, मतलब इस टुकड़े का क्षेत्रफल हमें पता चल जाएगा। और ये पूछ रहा है कि लोहे का कितना भाग क्षेत्रफल शेष बचेगा, मतलब ये वाला भाग, ये वाला शेष भाग भी पूछ रहा है। तो कैसे निकालेंगे, वर्ग के क्षेत्रफल में से इस वृत्त के क्षेत्रफल को घटा देंगे तो शेष भाग का क्षेत्रफल भी पता चल जाएगा। तो चलिए दोस्तों इसको सॉल्व करते हैं। तो दोस्तों वृत्ताकार टुकड़े का क्षेत्रफल निकालेंगे, पाई आर स्क्वायर, आर का मान 7/2 आया था। हल करेंगे दोस्तों कितना आ जाएगा 38.5 वर्ग मीटर, ये वृत्ताकार टुकड़े का क्षेत्रफल आ जाएगा। अब हमसे पूछ रहा है कि शेष भाग का क्षेत्रफल कितना होगा, तो वर्ग के क्षेत्रफल में से वृत्ताकार टुकड़े का क्षेत्रफल घटा देंगे। वर्ग का क्षेत्रफल आया था 49 और वृत्ताकार टुकड़े का क्षेत्रफल है 38.5, घटा देंगे दोस्तों कितना आ जाएगा 10.5 वर्ग मीटर, ये इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला सवाल है दोस्तों, दो संकेंद्रीय वृत्तों के व्यास क्रमशः 8 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर हैं, उनके बीच का भाग का क्षेत्रफल बताइए। कैसे निकालेंगे दोस्तों, तो दोस्तों इस बीच के भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे बड़े वृत्त का क्षेत्रफल माइनस छोटे वृत्त का क्षेत्रफल, ये सूत्र लगा देंगे। तो यहाँ पे बड़े वृत्त की त्रिज्या कितनी होगी 10 का आधा कर देंगे दोस्तों कितना आ जाएगा 5 सेंटीमीटर। छोटे वृत्त की त्रिज्या कितनी हो जाएगी 8 का आधा कर देंगे दोस्तों कितना आएगा 4 सेंटीमीटर। इसी सूत्र में रख देते हैं, पाई कॉमन कर लेंगे दोस्तों तो बड़ा आर का स्क्वायर बचेगा, तो यहाँ बचेगा कितना 5 का स्क्वायर माइनस, अब यहाँ पे छोटा आर का स्क्वायर बचेगा, तो छोटा आर कितना दिया है 4 का स्क्वायर यहाँ पे हो जाएगा। तो ये देखते हैं दोस्तों किस ऑप्शन में मैच कर रहा है, पहला वाला इसका उत्तर मैच कर रहा है। अगला सवाल है दोस्तों, एक धातु का गोला जिसका व्यास 8.4 सेंटीमीटर है को पिघलाकर 12 सेंटीमीटर वाले एक बेलन के रूप में ढाला जाता है, बेलन की ऊंचाई बताइए। यहाँ पे दोस्तों गोले का व्यास दिया है 8.4 सेंटीमीटर, तो गोले की त्रिज्या निकाल लेते हैं कितना आ जाएगा 4.2 सेंटीमीटर आ जाएगा। अब बेलन की त्रिज्या भी निकाल लेते हैं दोस्तों कितना आ जाएगा 6 सेंटीमीटर आ जाएगा। यहाँ पे दोस्तों यहाँ प्रतिबंध ये लगेगा, गोले को पिघलाकर बेलन बनाया जा रहा है, इसलिए दोनों के आयतन में कोई परिवर्तन नहीं होगा। इसका ये मतलब हुआ दोस्तों बेलन का जो आयतन होगा वो गोले के आयतन के क्या होगा बराबर होगा। तो सूत्र रख देंगे दोस्तों, बेलन का आयतन पाई आर स्क्वायर एच और गोले का आयतन 4/3 पाई आर घाते 3। अब इसमें दोस्तों मान रखते हैं, एच का मान निकालेंगे दोस्तों तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 2.74 सेंटीमीटर, ये बेलन की ऊंचाई हो जाएगी। अगला सवाल है दोस्तों, एक सिक्के को उछालने पर ऊपर शीर्ष आने की प्रायिकता क्या होगी। कैसे निकालेंगे दोस्तों, सिक्के में दोस्तों कितने पहलू होते हैं 2 पहलू होते हैं, एक हो गया हेड दूसरा हो गया टेल। जब दोस्तों हम एक सिक्के को उछालेंगे या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा, मतलब उस 2 स्थिति में से कोई एक ही स्थिति जो है ऊपर आएगी, तो इसकी प्रायिकता कितना हो जाएगा 1/2। 1/2 जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला सवाल है दोस्तों, 64 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जा रही 200 मीटर लंबी रेलगाड़ी अपने सामने से 8 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से भागे आ रहे व्यक्ति को
कितनी देर में पार कर लेगी। कैसे लगाएंगे दोस्तों, यहाँ पे दोस्तों ट्रेन जो है इधर जा रही है और व्यक्ति जो है इधर आ रहा है, इसका मतलब विपरीत दिशा में हो रहा है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इनका सापेक्ष चाल निकाल लेते हैं। तो सापेक्ष चाल निकालने के लिए यहाँ पे क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। 64 + 8 कितना हो जाएगा, यहाँ पे 72 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगा। अब इस 72 किलोमीटर प्रति घंटा को दोस्तों हम मीटर पर सेकंड बदल लेते हैं। तो मीटर पर सेकंड बदलने के लिए 5/18 का गुणा कर देंगे। तो चाल यहाँ पे कितना आ जाएगा, 20 मीटर पर सेकंड यहाँ पे क्या हो गया, चाल हो गया। अब क्या करते हैं दोस्तों, रेलगाड़ी द्वारा व्यक्ति को पार करने में लगा समय हमसे पूछ रहा है। तो समय बराबर कितना होता है दोस्तों, दूरी बटा चाल होता है। समय बराबर क्या होता है, दूरी बटा चाल। तो यहाँ पे दोस्तों देखिएगा दूरी कितना है, 200 मीटर है। चाल कितना आया, 20 मीटर पर सेकंड। भाग कर देंगे तो 20 × 20, 20×100। तो 10 सेकंड में उस आदमी को वह पार कर जाएगी। अगला सवाल है दोस्तों, 126 मीटर तथा 114 मीटर लंबी दो रेलगाड़ियां विपरीत दिशाओं में क्रमानुसार 30 किलोमीटर प्रति घंटा तथा 42 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जा रही हैं। मिलने के कितने समय बाद वे एक दूसरे को पार कर लेंगी। इधर दोस्तों एक ट्रेन ऐसे जा रही है और एक ट्रेन ऐसी जा रही है, विपरीत दिशा में जा रही हैं। तो सबसे पहले हम क्या कर लेते हैं, यहाँ पे आपेक्षिक चाल निकाल लेते हैं। तो जब भी विपरीत दिशा में ट्रेन जाती है दोस्तों, आपेक्षिक चाल निकालने के लिए दोनों चालों को जोड़ दिया जाता है। जोड़ने पे कितना आएगा, 72 किलोमीटर प्रति घंटा आ जाएगा। इसको मीटर पर सेकंड बदलेंगे दोस्तों तो 5/18 गुणा कर देंगे। तो 18 × 18, 18 × 4 72। चाल यहाँ पर आ जाएगा दोस्तों 20 मीटर प्रति सेकंड आ जाएगा। अब यहाँ पे दोस्तों कुल लंबाई निकाल लेते हैं। तो दोनों ट्रेन की लंबाइयाँ का योग कर लेते हैं। तो 126 + 114 मीटर जोड़ेंगे कितना आ जाएगा दोस्तों, 240 मीटर आ जाएगा। अब यहाँ पूछ रहा है समय, तो समय बराबर होता है कितना दोस्तों, दूरी बटा चाल होता है। तो दूरी है 240, चाल कितना मिला 20। कैंसिल करेंगे दोस्तों, 0 से 0 कट जाएगा और 2 से इसको कैंसिल करेंगे कितना आ जाएगा दोस्तों, 12 सेकेंड में वे एक दूसरे को पार कर लेंगी। अगला सवाल है दोस्तों, 63 रुपया प्रति किलोग्राम की चाय 90 रुपया प्रति किलोग्राम की चाय के साथ किस अनुपात में मिलाया जाए कि मिश्रण का क्रय मूल्य 72 रुपया प्रति किलोग्राम हो जाए। पहले क्या करेंगे दोस्तों, इसको दोस्तों हम एलिगेशन रूल से लगाएंगे। इधर हम लिख लेते हैं सस्ती चाय का क्रय मूल्य और इधर लिख लेते हैं महंगी चाय का क्रय मूल्य, और यहाँ पे लिखेंगे औसत मूल्य 72 रुपया। अब क्या करेंगे दोस्तों, यहाँ पे घटा देंगे। यहाँ पे दोस्तों 72 में 63 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 9 आ जाएगा। और 90 में से 72 घटा देंगे दोस्तों कितना आ जाएगा, 18 आ जाएगा। तो यहाँ पे अनुपात आ जाएगा 18:9। कैंसिल करेंगे दोस्तों कितना आ जाएगा, 2:1। 2:1 जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला सवाल है दोस्तों, 3 विक्रेता ए, बी और सी ने एक सामान का एक ही मूल्य रखा है। ए 25% और 15% के 2 क्रमिक छूट देता है और बी 10% और 30% की 2 क्रमिक छूट देता है। यदि सी केवल 36% ही एक छूट दे तो कौन सबसे अधिक छूट देता है। कैसे निकालें दोस्तों, सबसे पहले हम क्या करते हैं, विक्रेता ए द्वारा दिए गए क्रमिक बट्टे का समतुल्य बट्टा निकाल लेते हैं। तो समतुल्य बट्टा निकालने के लिए सूत्र लगाएंगे दोस्तों, यहाँ पे x + y माइनस xy बटा कितना 100। यहाँ पे x दोस्तों कितना हो जाएगा 25, y का मान कितना हो जाएगा 15 हो जाएगा। हल करेंगे दोस्तों कितना जाएगा 36.25%। मतलब a जो है 36.25% का क्या देता है, छूट देता है। इसी प्रकार से हम दोस्तों b का छूट निकाल लेते हैं। तो विक्रेता बी द्वारा दिए गए क्रमिक बट्टे का समतुल्य बट्टा कितना आएगा, इसमें दोस्तों वही सूत्र लगाएंगे x + y माइनस xy बटा कितना 100। सॉल्व करेंगे दोस्तों तो इसका छूट कितना आ जाएगा 37%। अब यहाँ पे दोस्तों केवल सी जो है 36% ही छूट देता है, बी 37% छूट देता है, ए 36.25% छूट देता है। तो पूछ रहा है कौन सबसे अधिक छूट देता है, तो बी जो है सबसे अधिक छूट देता है। अगला सवाल है दोस्तों, मोहन ने एक मोटरसाइकिल 10,000 रुपये में खरीदी। उसे 150 रुपये सड़क टैक्स और 100 रुपया लाइसेंस फीस के रूप में भी देना पड़ा।
बताओ कि वह मोटरसाइकिल कितने रुपए में बेचे कि उसे 20% का लाभ हो। तो सबसे पहले क्या निकालेंगे दोस्तों, मोटरसाइकिल का कुल क्रय मूल्य निकाल लेते हैं। सबसे पहले मोटरसाइकिल 10,000 में खरीदा था, उस पर 150 रुपया और खर्च कर दिया, 100 रुपया और खर्च कर दिया, तो उसकी मोटरसाइकिल कुल कितने रुपए की पड़ गई, 10,250 रुपये का उसकी मोटरसाइकिल पड़ गई। अब यहाँ पे दोस्तों 20% का वो लाभ लेना चाहता है, तो पूछ रहा है कितने रुपए में बेचे। तो दोस्तों विक्रय मूल्य निकालने के लिए क्या करेंगे, 100 में 20% जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा 120 बट्टा कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा, और क्रय मूल्य का गुणा कर देंगे। सॉल्व करेंगे दोस्तों कितना आ जाएगा 12,300 रुपया, ये इसका विक्रय मूल्य हो जाएगा। अगला सवाल है दोस्तों, एक वर्ग के 20 छात्रों की औसत आयु 12 वर्ष है। 20 छात्रों की औसत आयु कितना दिया है दोस्तों 12 वर्ष। सबसे पहले इनका गुणा कर देते हैं, तो 12 दूना 24 हो जाएगा, 240 इनका योग हो गया। अगला देखते हैं, यदि उनके अध्यापक की आयु भी जोड़ दिया जाए। अब दोस्तों 20 छात्र पहले थे, अब एक अध्यापक की आयु भी जोड़ दिया जाता है, तो कुल कितने सदस्य हो गए 21 सदस्य हो गए। अब क्या कहता है, तो औसत आयु 1 वर्ष अधिक हो जाती है। तो औसत आयु पहले 12 वर्ष थी, अब कितनी हो गई 13 वर्ष हो गई। तो 13 का क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे, तो 13 1 का 13, हासिल लगा कितना दोस्तों 1, 13 दूना 26 और 1 कितना हो जाएगा 27 होगा। अब यहाँ पूछ रहा है अध्यापक की आयु बताइए, तो अध्यापक की आयु निकालने के लिए दोस्तों क्या करेंगे, 273 में 240 हम क्या करेंगे घटा देंगे, तो घटाने पर कितना आएगा 33 वर्ष। तो अध्यापक की आयु 33 वर्ष इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला सवाल है दोस्तों, एक ही परीक्षा में ए 40% अंक लाकर भी 40 अंकों से फेल हो जाता है तथा बी उसी परीक्षा में 60% अंक लाकर 40 अतिरिक्त अंकों से पास हो जाता है। परीक्षा का पूर्णांक बताइए। कैसे निकालेंगे दोस्तों, यहाँ पे दोस्तों हम मान लेते हैं पूर्णांक कितना है x है, तो यहाँ पे क्या करेंगे x का 40% और प्लस 40 करेंगे, क्योंकि यदि a जो है 40 नंबर ज़्यादा पाता तो पास हो जाता। उसी प्रकार से यहाँ पे x का 60% और यहाँ पे लिखेंगे -40, क्योंकि अगर ये 40 नंबर कम भी पाता दोस्तों तो भी वो क्या होता पास हो जाता। अब इसी में हम x का वैल्यू निकाल लेंगे, तो x का 40% और x का 60% एक तरफ करेंगे दोस्तों, तो 60 - 40 कितना हो जाएगा x का 20% हो जाएगा, और 40 को इधर करेंगे दोस्तों कितना हो जाएगा 40 40 80 हो जाएगा। तो यहाँ पे x का मान निकालेंगे दोस्तों कितना हो जाएगा 80 गुणित 100 बटा 20, तो 20 चौका 80 हो जाएगा, तो 400। पूर्णांक कुल कितने नंबर का था 400 नंबर का पूर्णांक था। अगला सवाल है दोस्तों, एक कक्षा के छात्रों में 800 चॉकलेट जो है बांटे गए। यदि प्रत्येक छात्र को कक्षा में छात्रों की संख्या के 2 गुने चॉकलेट दिए गए तो छात्रों की संख्या कितनी थी। कैसे निकालेंगे दोस्तों, हम मान लेते हैं छात्रों की संख्या कितनी थी x थी। यहाँ पर दोस्तों छात्रों की संख्या के 2 गुने चॉकलेट बांटे गए, तो यहाँ पे क्या होगा x गुणित कितना हो जाएगा 2x बराबर कितना हो जाएगा 800। हल करेंगे दोस्तों कितना हो जाएगा, यहाँ पे 2x² बराबर 800 हो जाएगा, 2 से कैंसिल करेंगे 400, x का मान निकालेंगे दोस्तों तो 400 का वर्गमूल हो जाएगा, तो 400 का वर्गमूल कितना होता है 20 होता है। तो छात्रों की संख्या कितनी थी 20 थी। ऑप्शन डी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। पहले दोस्तों दो संख्याओं का एलसीएम 4284 है और उनका मस 34 है। यदि उनमें पहली संख्या 204 है तो दूसरी संख्या बताइए। दूसरी संख्या निकालने के लिए दोस्तों क्या करते हैं, यहाँ पे हम सूत्र लगाएंगे, पहली संख्या गुणते दूसरी संख्या बराबर लस गुणते मस। तो यहाँ पे पहली संख्या दिया है दोस्तों 204, दूसरी संख्या को हम मान लेते हैं यक्स। लस दिया है 4284, मस दिया है 34। तो यहाँ पे दोस्तों यक्स का मान निकालेंगे तो कितना आ जाएगा 714। तो दूसरी संख्या कितनी हुई 714। अगला सवाल है दोस्तों, निम्न में से कौन सी संख्या अपरिमेय है। 22/7 दोस्तों ये परिमेय संख्या है। 1.333 ये भी परिमेय संख्या है। 3.14 ये परिमेय संख्या है। पाई जो है अपरिमेय संख्या है। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्न में से कौन सी संख्या परिमेय है। तो इसमें दोस्तों देखिएगा ये अपरिमेय है, ये भी अपरिमेय है और ये भी अपरिमेय है। करड़ी 4 जो है ये परिमेय संख्या है क्योंकि इसका वर्गमूल निकल जाएगा 2 आएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है असत्य है। पहला है पाई एक अपरिमेय संख्या है, ये सत्य है। 22/7 एक परिमेय संख्या है, ये भी सत्य है। -1 सबसे बड़ी ऋणात्मक पूर्णांक है, ये भी सत्य है।
सबसे छोटी अभाज्य संख्या 3 होती है, यही गलत है दोस्तों। सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 होती है। तो इसमें कौन सा कथन असत्य है? ऑप्शन डी। अगला सवाल है दोस्तों, निम्नलिखित श्रृंखला में ऐसे कितने 5 हैं जिनके ठीक पहले 6 हैं तथा ठीक बाद में 7 हों? तो यहाँ पे देख लेते हो दोस्तों श्रृंखला में, ये दोस्तों यहाँ पे एक 5 है और एक यहाँ 5 है और एक यहाँ 5 है और एक यहाँ 5 है, एक यहाँ 5 है। यहाँ पे कंडीशन ये दिया है ठीक पहले क्या हो? 6 हो। तो यहाँ पे देखिएगा इसके पहले ठीक क्या है? 6 है और इसके ठीक बाद क्या है? 7 है। यहाँ पे देखिए इसके पहले क्या है? 6 है और ठीक बाद क्या है? 7 है। तो दोस्तों इस श्रृंखला में ऐसे केवल 2 5 हैं जिनके ठीक पहले 6 हैं तथा ठीक बाद में 7 हैं। तो अभिष्ट 5 की संख्या कितनी होगी? 2 होगी। 2 इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला सवाल देखते हैं दोस्तों, यहाँ पे एक सीरीज चल रही है, बताना है कि क्वेश्चन मार्क की जगह पे कौन सी संख्या आएगी। कैसे निकालेंगे दोस्तों? सबसे पहले यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 आ जाएगा। फिर दोस्तों यहाँ पे अगर हम 3 का स्क्वायर कर देंगे कितना आ जाएगा? 9 आ जाएगा। फिर यहाँ पे दोस्तों 3 2 5 हो जाएगा। यहाँ पे 5 का स्क्वायर कर देंगे कितना आ जाएगा? 25 आ जाएगा। अब ऊपर वाली सीरीज देख ले दोस्तों, यहाँ पे 0 से 2, यदि दोस्तों हम 0 में 2 जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा? 2 आ जाएगा। अब इसमें 2 में अगर 4 जो 2 में दोस्तों फिर हम 2 जोड़ दें कितना आ जाएगा? 4 आ जाएगा। फिर इस 4 में दोस्तों अगर हम 2 जोड़ दें तो कितना आ जाएगा? 6 आ जाएगा। तो 6 जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। यदि करड़ी में 2 पे घाते x बराबर 256 दिया है तो x का मान बताना है। कैसे निकालेंगे दोस्तों? सबसे पहले हम क्या कर देते हैं, इस दोनों पक्षों का क्या कर देते हैं? वर्ग कर देते हैं। जब वर्ग करेंगे दोस्तों तो करड़ी का वर्ग करते हैं तो करड़ी हट जाती है, तो यहाँ बचेगा 2 पे घाते x बराबर 256 का स्क्वायर हो जाएगा। अब क्या करेंगे दोस्तों, 256 को हम लिख सकते हैं 2 पे घाते 8 और इसके ऊपर है घात 2। अब क्या करेंगे दोस्तों, 2 पे घाते x बराबर हो जाएगा 2 पे घाते 16, आधार बराबर हो गया, घातों की तुलना कर लेंगे तो x का मान कितना आएगा? 16 आ जाएगा। तो ऑप्शन बी जो है इसका मैच कर रहा है। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, 2 संख्याओं का मस 16 दिया है और उनका लस 160 है। यदि एक संख्या 32 है तो दूसरी संख्या बताइए। कैसे निकालेंगे दोस्तों? दूसरी संख्या निकालने के लिए दोस्तों सूत्र लगाएंगे, मस गुणते लस बटे पहली संख्या। मस दिया है दोस्तों 16, लस दिया है 160 और बटे पहली संख्या दिया है 32। हल करेंगे दोस्तों तो 16 1 का 16 हो जाएगा, 16 दूना 32, 160 बटा 2 बचा। तो 2 से कैंसिल करेंगे दोस्तों कितनी बार जाएगा? 80 बार। तो दूसरी संख्या कितनी आएगी? 80। पहला वाला इसका उत्तर मैच कर रहा है। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, प्रश्न नंबर 3 है, निम्न में से कौन आरोही क्रम में लिखी गई है? यहाँ पे दोस्तों 4 ऑप्शन दिया है, बताना है कि इसमें कौन सा भिन्न जो है आरोही क्रम में लिखा है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे दोस्तों, 4/7 को भाग कर लेंगे तो कितना आएगा? 0.57 आएगा। 1/3 को भाग कर लेंगे तो 0.33 आएगा। 2/5 को भाग कर लेंगे तो 0.40 आएगा। अब दोस्तों आरोही क्रम में लिखना है, तो आरोही क्रम मतलब होता है छोटे से बड़े। तो सबसे छोटा इसमें कौन हो गया दोस्तों? 1/3 हो गया। अब इन दोनों में देखते हैं दोस्तों सबसे छोटा कौन है। इन दोनों में छोटा है 2/5। अब लिख लेंगे 2/5। तो सबसे बड़ा क्या हो गया? 4/7। तो आरोही क्रम में 1/3, 2/5, 4/7। तो ये दोस्तों ये इसका सही उत्तर हो जाएगा। अच्छा दोस्तों यहाँ पे 25% का 25% कितना होता है? 25% का 25% किसके बराबर होगा दोस्तों? कैसे निकालेंगे? सबसे पहले 25% को लिखेंगे दोस्तों 25/100 गुणते 25/100। अब दोस्तों कैंसिल करेंगे, 25 का 25, 25 चौका 100 हो जाएगा, इधर बटेगा 1/4। इसको भी कैंसिल करेंगे दोस्तों 25/100, तो यहाँ भी बचेगा 1/4। गुणा करेंगे दोस्तों तो 1 1 का 1 और बटे बचेगा 4 चौका 16। भाग करेंगे दोस्तों कितना आएगा? 0.0625। इसका सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन सी जो है इसका मैच कर रहा है। अगला प्रश्न है दोस्तों, कोई धन साधारण ब्याज पर 6 वर्ष में 2 गुना हो जाता है तो ब्याज की दर बताइए। कैसे निकालेंगे दोस्तों? ब्याज की दर निकालने के लिए सूत्र लगाएंगे n-1 गुणते 100/t। यहाँ पे दोस्तों n क्या है? 2 गुना है, तो n का मान रखेंगे 2 गुणते 100/6। समय दिया है यहाँ पे 6 वर्ष। हल करेंगे दोस्तों कितना आएगा? 50/3%। इसको मिश्र भिन्न में बदल देंगे कितना आएगा? 16 सही 2/3%। ये इसका सही उत्तर हो जाएगा। पहला वाला इसका उत्तर मैच कर रहा है।
अगला सवाल है दोस्तों, यदि कोई धन 15 वर्ष 6 माह में 3 गुना हो जाता है तो कितने समय में यह 2 गुना हो जाएगा? कैसे लगाएंगे दोस्तों? सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे सूत्र लगाएंगे T2 बराबर N2 माइनस 1 बटा N1 माइनस 1 गुणते T1। T1 क्या है दोस्तों? यहाँ पे पहला समय है 15 वर्ष 6 महीना, इसको बदल लेंगे दोस्तों साल में। तो यहाँ पे N2 का मान रखेंगे दोस्तों 2 गुना, तो यहाँ N2 का मान रखेंगे 2 गुना, N1 का मान रखेंगे 3 गुना रखेंगे दोस्तों। T1 का मान हो जाएगा 15 प्लस 6 बटा 12, इसको साल में बदलेंगे। इसको सॉल्व करेंगे दोस्तों तो कितना आंसर आ जाएगा? 31 बटा 4 वर्ष। इसको दोस्तों वर्ष और महीने में बदलेंगे तो कितना आएगा? 7 वर्ष 9 महीना इसका सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन बी जो है इसका मैच कर रहा है। अगला प्रश्न है दोस्तों, राम जब 10 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से अपने स्कूल जाता है तो वह 10 मिनट पहले पहुंच जाता है, किंतु यदि वह 15 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से जाता है तो अब वह 22 मिनट पहले पहुंच जाता है, तो उसके घर से स्कूल की दूरी कितनी होगी? कैसे निकालेंगे दोस्तों? घर से स्कूल की दूरी निकालने के लिए सूत्र लगाएंगे चालों का गुणनफल बटे चालों का अंतर गुणते समय का अंतर, वो भी घंटों में। कैसे निकालेंगे दोस्तों? पहला चाल दिया है दोस्तों 10 किलोमीटर प्रति घंटा और दूसरा है 15 किलोमीटर प्रति घंटा, तो 10 और 15 का गुणा करेंगे और यहाँ पे 15 में 10 को घटा देंगे। गुणते समय दोस्तों यहाँ पे दिया है 22 मिनट और यहाँ पे 10 मिनट, दोनों को घटा देंगे और घंटे में बदलने के लिए 60 का भाग कर देंगे। सॉल्व करेंगे दोस्तों तो कितना आ जाएगा? 6 किलोमीटर। तो घर से स्कूल की दूरी कितनी है? 6 किलोमीटर, तो 6 किलोमीटर इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला सवाल है दोस्तों, 5/8 प्लस 1/2 गुणते 5/8 माइनस 6/16 को हल करने पर कितना उत्तर आएगा दोस्तों? कैसे हल करेंगे? सबसे पहले हम छोटे कोष्ठक को हल कर लेते हैं। तो यहाँ पे दोस्तों 8 और 16 का लघुत्तम लेंगे, कितना आ जाएगा? 16। तो यहाँ बचेगा 10 माइनस 6। हल करेंगे दोस्तों 5/8 प्लस 1/2 गुणते 10 में से 6 गया जाएगा, कितना आएगा? 4। 4/16 आ गया। अब 2 से काटेंगे, 2 दूना 4, यहाँ 2 बचेगा। यहाँ बचेगा दोस्तों 5/8 प्लस 2/16। हल करेंगे दोस्तों कितना आ जाएगा? 12/16। इसको कैंसिल करेंगे 4 से, तो 4 3 12, 4 चौका 16, 3/4 इसका सही उत्तर हो जाएगा। डी वाला इसका उत्तर मैच कर रहा है। अगला सवाल है दोस्तों, हिमांशु ने आलू की बोरी 200 रुपये में खरीदी और 20 रुपया लाभ लेकर बेच दिया। पूछ रहा है दोस्तों लाभ प्रतिशत बताइए। कैसे निकालेंगे दोस्तों? लाभ परसेंट बराबर होता है लाभ गुणते 100/CP। तो यहाँ दोस्तों लाभ कितना हुआ है? 20 रुपया का लाभ दिया है, तो यहाँ लिखेंगे 20 गुणते 100/CP कितना दिया है दोस्तों? 200 रुपया। हल करेंगे दोस्तों कितना आ जाएगा? 100/10। कैंसिल करेंगे 10 से, 10 10 में 100, तो 10% का इसको लाभ हुआ। ऑप्शन पहला वाला इसका उत्तर मैच कर रहा है। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, किसी वस्तु का विक्रय मूल्य इसके क्रय मूल्य का 4/3 गुना है तो लाभ परसेंट कितना है? कैसे निकालेंगे दोस्तों? सबसे पहले हम यहाँ पे SP और CP का रेशियो निकाल लेते हैं। तो SP बराबर दिया है CP गुणते 4/3। पंचांतर करेंगे दोस्तों तो 3/4 बराबर कितना आ जाएगा? CP/SP। तो लाभ परसेंट पूछ रहा है, तो लाभ परसेंट बराबर होगा लाभ गुणते 100/CP। तो 3 में खरीदा, 4 में बेचा, तो 1 रुपये का लाभ हुआ। तो लाभ की जगह रखेंगे दोस्तों कितना? 1 गुणते 100/CP कितना है? 3 रुपया है, तो 3 से भाग कर देंगे, तो 100/3 इसको मिश्र भिन्न बदलेंगे दोस्तों कितना आ जाएगा? 33 सही 1/3% का लाभ होगा। तो ऑप्शन डी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला सवाल देखते हैं दोस्तों, 3000 रुपये का 15% वार्षिक की दर से 73 दिनों का साधारण ब्याज कितना होगा? तो दोस्तों साधारण ब्याज निकालने के लिए सूत्र लगाएंगे मूलधन गुणते दर गुणते समय बटा 100। पे देखिए दोस्तों समय जो है दिन में दिया है, तो इसको बदलेंगे साल में। तो दिन को साल में बदलने के लिए दोस्तों 365 का क्या करते हैं? भाग देते हैं। तो मूलधन की जगह रखेंगे दोस्तों 3000 गुणते 15 गुणते 73 बटा 100 हो जाएगा, और यहाँ पे 365 से भाग कर देंगे साल में बदलने के लिए। तो 73 से काटेंगे, 73 1 73, 73 पंचे 365 हो जाएगा। सॉल्व करेंगे दोस्तों कितना आएगा? 90 रुपया। तो साधारण ब्याज कितना आएगा? 90 रुपया। ऑप्शन बी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, ए तथा बी की प्रतिमाह आय का अनुपात 5:4 है तथा उनके खर्चों का अनुपात 3:2 है। यदि प्रत्येक 800 रुपया बचाता है तो ए की आय कितनी होगी? कैसे निकालेंगे दोस्तों? इधर हम लिख लिए ए और इधर लिख लिए बी। ए की आय कितनी है यहाँ पे? 5x। बी की आय कितनी है? 4x। तो ए खर्चा कितना करता है? 3x और बी खर्चा करता है 2x। तो यहाँ पे दोनों लोग जो है 800 रुपया बचाते हैं,
तो यहाँ पे बचत निकालने के लिए क्या करेंगे दोस्तों, बचत निकालने के लिए आय में से खर्च को घटा देंगे। 5x माइनस 3x, बचत दिया है 800 रुपया, बराबर लिख देंगे 800। तो 5x में 3x घटाएंगे दोस्तों, आ जाएगा कितना 2x, 2x बराबर 800, x का मान निकालेंगे दोस्तों कितना जाएगा 400। तो हमसे दोस्तों यहाँ पूछ रहा है ए की आय, तो ए की आय निकालेंगे कितना है 5x, 5 में गुणा कर देंगे x का, तो 5 गुणते 400 बराबर कितना आ जाएगा 2000 रुपया। तो ए की कुल कितनी आय है 2000 रुपया, इसका सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन सी इसका मैच कर रहा है। अगला सवाल है दोस्तों, लुप्त पद ज्ञात कीजिए। इसमें दोस्तों इस क्वेश्चन मार्क की जगह कौन सी संख्या आएगी वही हमें बताना है। तो देख लेते हैं दोस्तों इसमें कौन सा तरीका लगा हुआ है। तो सबसे पहले यहाँ पे हम देखते हैं, यदि 9 में दोस्तों हम 7 का गुणा कर दें, 9 में 7 का गुणा कर दें और 4 में 2 का गुणा कर दें और दोनों को घटा देने पर देखिए यहाँ पे कितना आया 55 आया। तो यही नियम जो है इसमें भी लगाएंगे। तो सबसे पहले क्या करेंगे 6 और 5 का गुणा कर देंगे और उधर 3 और 2 का गुणा कर देंगे, दोनों को गुणा करने पर घटा देंगे 24 आ जाएगा। तो 24 इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला सवाल है दोस्तों, लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। 3, 5, 8, 13, 21, ये प्रश्नवाचक चिन्ह के जगह पे कौन सी संख्या आएगी, कैसे लगाएंगे दोस्तों। सबसे पहले हम यहाँ पे देख लेते हैं सीरीज जो है किस क्रम में चल रही है। यहाँ पे देखिए दोस्तों, यदि 3 और 5 को जोड़ेंगे कितना आएगा 8 आएगा, 3 और 5 को जोड़ने पर कितना आएगा 8 आएगा, और 8 और 5 को जोड़ेंगे कितना आएगा 13 आएगा, 13 और 8 को जोड़ेंगे कितना आएगा 21 आएगा, और 21 और 13 को जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा 34 आ जाएगा। तो 34 जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन बी जो है इसका मैच कर रहा है। अगला सवाल है दोस्तों, प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर आने वाला संख्या अक्षर समूह चुनिए। तो यहाँ पे देख लेते हैं दोस्तों, ए बी के बाद यहाँ दिया है सी डी के बाद क्या है ई एफ के बाद क्या है जी एच, तो जी एच के बाद क्या आएगा आई और जे आएगा, आई और जे। तो आई और जे दोस्तों किस में है, पहले वाले में है और दूसरे वाले में है। अब देख लेते हैं दोस्तों संख्या कौन सी मैच करेगी। तो 3 के बाद देखिएगा दोस्तों, यहाँ पे 3 और 4 कितना हो जाएगा 7, 7 और 4 कितना हो जाएगा 11, 11 4 कितना हो जाएगा 15, 15 और 4 कितना हो जाएगा 19 हो जाएगा। तो इसका सही उत्तर कौन सा हो जाएगा दोस्तों, आई जे 19 इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला सवाल देखते हैं दोस्तों, ये सवाल दोस्तों कथन और निष्कर्ष का है। तो कथन क्या दिया है, सभी बसें कारें हैं। तो इसको कैसे बनाएंगे, सभी बसें जो हैं वो क्या हैं कारें हैं। आगे है सभी जलयान कारें हैं, सभी जलयान क्या हैं कारें हैं। तो ये दोस्तों कार के अंतर्गत जलयान और बस दोनों आ जाएंगे। अब निष्कर्ष देख लेते हैं दोस्तों। तो पहला निष्कर्ष क्या कहता है, सभी कारें जलयान हैं। तो पहला वाला जो है निष्कर्ष दोस्तों गलत है, क्योंकि सभी जलयान कारें हैं न कि सभी कारें जलयान हैं। तो पहला वाला निष्कर्ष क्या हो गया गलत हो गया। दूसरा देख लेते हैं दोस्तों, सभी बसें कारें हैं, सभी बसें कारें हैं। जैसा कि प्रश्न में कहा है सभी बसें कारें हैं, तो दूसरा वाला निष्कर्ष क्या हो जाएगा सही हो जाएगा। तो चारों में से ऑप्शन में देखते हैं दोस्तों कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, केवल दूसरा। तो केवल दूसरा वाला इसका निष्कर्ष क्या हो जाएगा सही हो जाएगा। तो आज के इस वीडियो में दोस्तों इतना ही। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि आपका एक लाइक और एक शेयर दोस्तों हमें मोटिवेट करता है नेक्स्ट वीडियो बनाने के लिए। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।